बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई माने या ना माने, हुकूमतें बदल गई लेकिन सियासी हालात नहीं बदले। सियासी दर्जा हरारत बदस्तूर हाई है और मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, जिसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान की मईशत पर पड़ रहा है और मुआशी हवालों से जो फैसले किए जा रहे हैं उनका असर आवाम पर पड़ रहा है। तो सियासतदानों की लड़ाई जारी है और ये इक़्तिदार की जंग है या ये नज़रिए की जंग है, ये किसी को समझ में नहीं आ रही। हाँ साहब जो कि 4 साल हुकूमत में रहे और जिनकी वजह से मुल्क इन हालात को पहुंचा, वो इस बात पर मुसर हैं कि उनको दोबारा हुकूमत करने का मौका दिया जाए और उसके लिए बाद रास्ता इलेक्शन है और इलेक्शन तक पहुंचने के लिए वो चाहते हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ वो एक धरना दें और लोगों की बड़ी तादाद को बाहर निकालें। वैसे तो वो दावा करते हैं कि उन्होंने जो अपना आखिरी लॉन्ग मार्च था उसको उन्होंने इसलिए मुलतवी किया कि गोली चल जाती, इंतशार फैल जाता, लोग मुसल्लह थे, लड़ाई हो जाती। और दूसरी तरफ वो ये धमकियां भी दे रहे कि अब की बार जब वो आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे और पूरी तरह यानी मुकाबला करके दिखाएंगे। तो खास साहब की जो 2 ट्रैक पॉलिसी है या जिसे हम यू टर्न पॉलिसी कहते हैं या जिसे हम तजाद बयानी कहते हैं, वो अपनी जगह बरकरार है। आज पटिशन दायर करने जा रही है तहरीक इंसाफ कोर्ट के अंदर और उसके बाद ये मामला कोर्ट की टेबल पे चला जाएगा कि वो तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च या धरने की इजाज़त देती है या नहीं देती है तो किन शराइत पे देती है। तो इस मुल्क के सियासी हालात का आइंदा का दारोमदार अब बड़ी हद तक सुप्रीम कोर्ट पर चला गया है और मुल्क की तमाम लोगों की नज़रें अब सुप्रीम कोर्ट पर चली गई हैं कि वो क्या फ़ैसले करती है। लेकिन साथ ही साथ जो दूसरा बड़ा काम हो रहा है, हाँ साहब ने कल मुलाकात की यूट्यूबर्स के साथ, नौजवान यूट्यूबर के साथ मुलाकात की और आज फिर फ़ौज के ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू हो गई है और वो कैंपेन का उन्वान और ट्रेंडिंग भी शुरू हो गई है। उसका उन्वान दिया गया कि वो कौन था। सवाल ये कि वो पूछा गया कि वो कौन थे जिन्होंने अदम एतमाद की रात पुलिस वैन भेजी थी। यानी खान साहब अभी तक अपने वो इस बात को हज़म नहीं कर पा रहे कि उन्होंने जो आइन तोड़ा था उसकी खिलाफ वर्जी पर उनको गिरफ़्तार किया जा सकता था या उन लोगों ने जिन्होंने आइन शिकनी की थी उनको पकड़ने के लिए पुलिस वैन बुलाई जा सकती है। वो अब भी समझते हैं कि ये काम अदलिया ने किया या किसी और ने किया। कई जलसों में उनका नाम ले चुके हैं जिनको मीर जाफ़र मीर सादक कह चुके हैं। अब वो ये दोबारा जब उनको यानी मौका मिल गया लॉन्ग मार्च करने का और इस्लामाबाद आने का, तो अपने बयानी की शिद्दत में वो कमी ले आए थे। लेकिन अब दोबारा से जब से उन्होंने वो बिल्कुल नाउम्मीद हो गए और उन्हें पता कि अब फ़ौज ना धमकियों में आ रही है, ना मिन्नतों तरलों से काम चल रहा है, ना कोई और रास्ता, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं कि फ़ौज के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने तल्लुकात उस तरह के कर ले जिस तरह के कभी हुआ करते थे। तो अब उन्होंने एक याजूज माजूज की फ़ौज वो उन्होंने छोड़ी है फ़ौज के ऊपर और वो ट्रेंड कर रहे हैं। अरशद शरीफ ने एक प्रोग्राम किया, वो कौन था और बाकी जितने यूट्यूबर है वो बाजमात होकर उनके पीछे यानी वो मुहावरतन कह रहे हो कि नमाज अदा कर रहे हैं। जो उन्होंने सवाल पूछ लिया वो कौन था, उसके ऊपर अब यूट्यूबर पूछ रहे हैं जी कि वो कौन था। यानी सीधा सीधा अटैक किस पे किया जा रहा है? ये अटैक किया जा रहा है जनरल बाजवा के ऊपर, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोग या इमरान खान ये समझते हैं कि अपार्ट फ्राम अमरीकी साजिश और अपार्ट फ्राम तहरीक अदम एतमाद और अपार्ट फ्राम अलाइज, यानी जो कुछ हुआ है, जो कराया है वो फ़ौज ने कराया और जो कराया जनरल बाजवा ने कराया। उसकी इस नई मुहिम की तायीद कौन कर रहा है? शेर रशीद साहब भी कर रहे हैं। शेर रशीद साहब ने भी जवाब दिया कि यानी वो दोबारा से खान साहब की खुशनुदी हासिल करने के लिए, दोबारा से उस कैंपेन को स्टार्ट करने के लिए, यानी नाराज़ तो है ना खान के मेरा साथ ही नहीं दे रहा। तो शेर रशीद ने अब उनको खुश करने के लिए फिर से फ़ौज के हवाले से बातें करना शुरू कर दी हैं कि इमरान खान को यकीन था तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी, लेकिन जब बाप पार्टी और MQM निकल गए तो मैंने बोरिया बिस्तर बांध लिया। अभी तहरीक अदम एतमाद आई नहीं थी तो मैं वहाँ से निकल गया। तो इसका मतलब ये है कि वो भी डायरेक्ट इसका ज़िम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? फ़ौज को, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट की जमातें हैं MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये इस्टेब्लिशमेंट की जमातें समझी जाती हैं और खान साहब के दौर इक़्तिदार में इन्हीं जमातों की वजह से खान साहब इक़्तिदार में थे।
हासिफ के पास मेजॉरिटी तो थी नहीं, वो वैसे अक्सरियत में थे, लेकिन हुकूमत बनाने के लिए नंबर गेम उनको उनके पास नहीं था। तो इत्तेहादी जमातें जो कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने सुनने में थी, उनको साथ मिलाकर एक मखलूत हुकूमत बनाई गई। और ये मजबूरी का सौदा था, ये कोई खुशियाँ रजामंदी का सौदा नहीं था। इत्तेहादी जमातें तो शिकवा करती रही 4 साल कि हम मजबूरी के बंधन में बंधे हुए हैं। तो खास साहब उसको जिन्होंने 4 साल इत्तेहादियों को मुंह नहीं लगाया, और फिर जब इत्तेहादियों को आज़ादी मिली तो वो छोड़ गए उन्हें। उसको भी खास साहब ये समझते कि अगर फ़ौज चाहती तो उन्हें रोकती और उनको मना करती कि वो ना छोड़ के जाए तो मेरी हुकूमत बरकरार रहती। तो अब वो कच्ची उम्र के नापुख्ता किस्म के वो जो होते हैं ना बच्चे, उनके जिनके जहन भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनको फीड करके ख़ुद इमरान खान यानी अपने जब सोशल मीडिया की टीम के साथ मिल के उनको इस तरह की चीज़ें फीड करते हैं, तो वो उसी तरह की बातें आके करते हैं और वो प्रोपेगेंडा करते हैं। और सवाल जी, ये सवाल पीछा करेगा कि वो कौन था। तो ये कंपेन चल रही है, वो कौन था जिसने, वो कौन था, ये नहीं एक इंडिविजुअल की तरफ इशारा है। अगर ये इशारा अमेरिका की तरफ होता तो ये सवाल ना पूछा जाता, क्योंकि हासिफ तो अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है, मुझे निकाला है, और मैं चूँकि अमेरिका की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा तो मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो गई है। तो जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो तहरीक एतमाद उनकी वजह से आई और उन्होंने हासिफ को नहीं बचाया, वो सीधा सीधा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा है। और इस्टेब्लिशमेंट भी वो टारगेट कर रहे हैं जनरल बाजवा को। अब इस तरह के सवाल तो सारे पूछ सकते हैं कि वो कौन था जिसने 90 दिन में करप्शन ख़त्म करना थी, वो कौन था जिसने तब्दीली लेकर आनी थी, वो कौन था जिसने IMF के पास नहीं जाना था और अगर वो जाता तो ख़ुदकुशी कर लेता, वो कौन था जिसने पंजाब के अंदर एक नालायक वज़ीर आला लगाया, वसीम अकरम, उसे वसीम अकरम प्लस कहा, वो कौन था जो दूसरों को, किसी को पंजाब का डाकू कहता था, किसी को कहता था मैं तुम्हें चपड़ासी ना रखूँ, और फिर वो उनकी हुकूमतों में मज़े करते रहे। वो कौन था जिसने अभी हाल ही में जो हरमैन शरीफैन में हुआ है वो किसने कराया, वो कौन है जिसने जो कहता था कि मैं तो दुआ करता हूँ तहरीक एतमाद आए, वो कौन है जिसने फरा और गोगी करप्शन बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जनाब फरा गोगी बेकसूर है, वो कौन है जिसके दौरे हुकूमत में आटा, चीनी, अद्वियात, पेट्रोल, डॉलर, ये सब की कीमतें बढ़ी। यानी जिसने, वो कौन है, ये आवाम पूछती है ना कि वो कौन है जिसने मस्जिद का बेड़ा गर्क किया। आप तो ये पूछ रहे हैं कि वो कौन है जिसने हासिफ को हुकूमत में निकाला, तो वो तो आवाम है। आवाम की ख्वाहिश थी कि ऐसी हुकूमत जो कि आवाम को अवामी मसाइल हल नहीं कर सकती, डिलीवर नहीं कर सकती, उसे हुकूमत में रहने का कोई हक़ नहीं है। अब आपने एक नया वो बयानिया बना लिया और उसके पीछे लोगों को लगा लिया। अब जिन्होंने वो बयानिया, वो थ्योरी बाय कर ली है, वो उनकी अपनी एक नज़रिया, अपना एक सोच है, लेकिन उस सोच को अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे लेकर आए तो वो बिल्कुल मैच नहीं करती। तो खास साहब अपनी कारकर्दगी के ऊपर बात करते नहीं है और उनके पास सिर्फ एक ही, यानी वो रोज़ अपना बयानिया बदलते हैं। अब वो कहते हैं जी मैं लॉन्ग मार्च इसलिए मुलतवी किया कि जी तशद्दुद हो सकता था, ये हो सकता था। तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जिस तरह के वो जवाज़ घड़ रहे हैं, उसमें तो ये कहा जा सकता है कि नानी ने खसम किया, पैड़ा किया, करके छड़े और पैड़ा किया। वो जो एक्सक्यूज़ पेश कर रहे हैं वो उनको मज़ीद दलदल में डाल रहे हैं। अभी कल उन्होंने इंकशाफ किया कि जी उनके धरने में, उनकी जो जुलूस था या लॉन्ग मार्च था, उसमें लोग मसल्ला थे, उनकी जेबों में पिस्टल थे। तो उस पर फिर आज हुकूमत ने इंक्वायरी बिठा दी है, कमेटी बना दी है कि फैसला पता करें कि ये सब क्या है। यानी पुलिस को तो ये ऑर्डर था कि वो मुसल्ला नहीं होगी, और पुलिस मुसल्ला थी नहीं। पुलिस ने किसी के ऊपर गोली नहीं चलाई क्योंकि उनको ऑर्डर नहीं था। ऑर्डर क्या, उनके पास असला ही नहीं था। पुलिस तो गई थी डंडे सोटों के साथ और रबर की गोलियों के साथ। तो दूसरी तरफ लोग मुसल्ला होकर आए थे। तो ये एक बहुत बड़ा इतराफ़ जुर्म है जो खास साहब ने कल किया। तो उसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बैठ गई। अब खास साहब की गिरफ्तारी इन हालात में हुकूमती एंड पे अगर आप देखें तो हुकूमत के बहुत सारे हल्के ये दावा कर रहे हैं कि खास साहब को गिरफ्तार करने के लिए ठोस शवाहिद मौजूद हैं और उनकी गिरफ्तारी जस्टिफाइड करती है। लेकिन खास साहब उसी तरह जिस तरह वो अपने मुखालफिन पर इल्ज़ाम लगाते थे ना, हर वो इल्ज़ाम जिन्होंने अपने मुखालफिन पर लगाया वो पलट के उन पर आया। वो नवाज शरीफ कहते हैं वो लंदन जाकर छुप के बैठ गया गिरफ्तारी के डर से, और ख़ुद वो गिरफ्तारी के डर से वो KPK में जाकर छुप के बैठ गए। और अपने लोगों से वो मुसलसल इस किस्म की बातें करा रहे हैं। यानी वो शहबाज गिल जो उनका वो मीडिया एडवाइज़र है या चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, वो धमकियां दे रहा है कि जनाब पख्तून जो है वो आपको नहीं पता वो
कौन लोग होते हैं, और यानी पख्तूनों को वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, उनको जोश दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। के में कौन बसते हैं आपको पता है? कौन बसते हैं? वहां का कल्चर क्या आपको पता है? कि आप एक थप्पड़ मारेंगे, आपकी अगली 10 नस्लों तक जब तक थप्पड़ का जवाब नहीं आएगा, उनका कल्चर है कि वो आपको माफ नहीं करेंगे। एक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर से 20 साल मुकाबला किया है और वो लोग हारे नहीं है। आपको लगता है वो आपसे हार जाएंगे? लेकिन नहीं, ये इमरान खान ने मना कर रखा है। वरना राणा साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ असला ਤੁਸੀਂ ਤੇ गंदे असले ਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ पता है। जो कुछ फिर वहां से निकलेगा वो हाँ, सब खुद को उसामा बिन लादेन और पख्तूनों को तालिबान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लुब्बे लुबाब है, यानी कि जैसे उसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान में पनाह ली थी, तो खान साहब बैक वक्त बहुत सारी स्ट्रेटेजीज खेल रहे हैं, लेकिन जो सियासी करने का काम है वो नहीं कर रहे, जो जमहूरी काम है वो नहीं कर रहे। उन्होंने अपने अरकान असम्बली को मना कर दिया कि वो स्पीकर के पास मत जाएं, और उन्हें ये मत कहें कि हमने इस्तीफ़े क्यों दिए। यूनानिमस फैसला, उसकी वजह ये कि हुकूमत डिसाइड कर चुकी है कि जो 8-10 लोग जिन्होंने असम्बली के फ्लोर पे ख़ुद को मुस्तफ़ी किया था या रिज़ाइन करने का ऐलान किया था, उनको वापस नहीं लेंगे, बाकी सबको वापस लेने के लिए वो तैयार हैं। तो इसलिए अब वो असम्बली में वापस जाने का रास्ता भी बंद हो गया। तो खास साहब जो अपना आज़ादी मार्च या हकीकी आज़ादी मार्च जिसको कहते थे, उसकी नाकामी की वजूहात बताते बताते या खुद उसको जस्टिफाइड करते करते खासी मुश्किलात में है, और हुकूमत उनकी गिरफ़्तारी का फ़ैसला कर चुकी है। और राणा सनाउल्लाह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि अब वो उनको निकलने नहीं देंगे। उनको यानी तहरीक इंसाफ अगर अब निकलेगी तो निकलते उनकी गिरफ़्तारी होगी। तो फेडरल गवर्नमेंट ने इमरान खान की जानिब से 25 मई को जो खूनी मार्च का ऐलान किया था, या पीटीआई के कारकुनों की जानिब से असला इस्लामाबाद लाने के बयान का सख्ती से नोटिस लिया है, और 5 रुकनी कमेटी कायम की गई है। इसमें वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह, कमरुज़्ज़मा कायरा, अयाज सादिक, मौलाना असद महमूद और वज़ीर कानून आज़म तारक को डाला गया। ये 5 रुकनी कमेटी वज़ीर आला बलोचिस्तान, वज़ीर आला KPK महमूद ख़ान के बयान का नोटिस लेगी। वो भी धमकियाँ दे रहे कि मैं पुलिस लेकर आऊँगा खैबर पख्तूनख्वा की, और ख़ान साहब के बयान का भी नोटिस लिया है। तो राणा सनाउल्लाह ने ये बताया कि 25 मई को PTI की जानिब से लॉन्ग मार्च कोई पोलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी, ये रियासत के मुखालिफ साजिश थी, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल को बरूए कार लाते हुए PTI ने एक दिन पहले KP के हाउस में मुसल्लह जत्थों को जमा किया, और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला ने भी पुलिस पर अटैक किया। तो उन्होंने कहा ये रियासत पर हमले की कोशिश थी और अब हम निकलने नहीं देंगे, और इस पर अगर कमेटी फ़ैसला करती है कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाए, और तो फिर हम गिरफ़्तारी भी अमल में लेकर आएंगे, और ये निकलने की कोशिश करेंगे तो निकलने से पहले इनको हम पकड़ लेंगे, यानी अब हमें निकलने भी नहीं देंगे। तो हुकूमत ने डिसाइड कर लिया कि अगर ख़ास अब लॉन्ग मार्च करते, वैसे तो होना नहीं, 6 दिन गुजर गए, और 6 दिन क्या बल्कि 6 दिन से ज़्यादा गुजर गए, और अब खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बॉल डाल दी है, तो अभी इनकी समाअतें होनी है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं, बल्कि अब तो हर कोई इस बात पर यानी कह रहा है कि लॉन्ग मार्च नहीं खान साहब कर सकते, क्योंकि लॉन्ग मार्च करने के लिए जिस करज और जिस तरह लोगों की वो लाने का दावा कर रहे हैं, वो उनके पास वो स्ट्रेंथ ही नहीं है। पंजाब में उनको बड़ी नाकामी हुई, पंजाब से लोग निकले नहीं हैं और नाराज़ है, और जो खैबर पख्तूनख्वा से उनके साथ लोग निकले थे, वो सारे जब खान साहब इस्लामाबाद पहुँचे तो पीछे से गायब हो गए। वो पहले साथ थे बहुत सारे लोग, लेकिन जब खान साहब पहुँचे इस्लामाबाद के अंदर तो उन्हें बताया गया जनाब सारे आराम करने, कोई रेस्ट हाउस चला गया और कोई गेस्ट हाउस चला गया। वज़रा और अरकान असम्बली सब निकल गए थे, तो खान तो ज़रा कल्ला रह गया सी। 20 से ज़ायद वज़रा और MPs ये सारे चले गए थे इस्लामाबाद के पख्तूनख्वा हाउस में, और कुछ पार्लियामेंट लॉजेस में चले गए और जाके सो गए। बड़े बड़े नाम थे, शौकत यूसुफजई, कामरान बंगश, तफ़ैल अंजुम, रियाज खान, आरफ, बड़े नाम, यू नेम एनीबॉडी। आ जाके वो महमूद खान खड़ा था उनके ऊपर कंटेनर के ऊपर, और 1-2 और लोग हो गए। तो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ ने मरी में अपने सोशल मीडिया वर्कर से उन्होंने भी मुलाकात की, उन्होंने भी उनके साथ खिताब किया, और उन्होंने कहा कि हाँ साहब जो फसाद फैलाना चाहते हैं और अब हमें ऑपरेशन रद्दुल फसाद करना पड़ेगा। तो वो इमरान खान साहब को आड़े हाथों लेती है
और उनका जो काउंटर नैरेटिव है वो भी कोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं तो कोर्ट को नहीं बता सकती, लेकिन दरख्वास्त कर सकती हूँ कि कोर्ट इस मामले में ज़रा यानी इसके पीछे ना चले, और जो इंतशार फैलाना चाहता है, जो पाकिस्तान में आग लगाना चाहता है, जो इक़्तिदार की हवस में बहुत कुछ करना चाहता है, तो इस्टेब्लिशमेंट कल तक जो उनकी मोशन थी उनको ये मीर जाफ़र और मीर सादिक कह चुके हैं, और अब जब वहाँ से नाकाम हुए हैं तो अदलिया की तरफ निकल गए हैं और सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर कर रहे हैं कि यानी मुझे हर तरफ से ना हो गई है तो मुझे अकोमोडेट किया जाए। ये मरीम नवाज़ कह रही हैं। उन्होंने कहा कि अब अदलिया बचती है और ख़ान फिर अदलिया से मदद मांग रहा है। तो मरीम नवाज़ ने कहा कि अदलिया इस गंदी और इंतशारी सियासत का हिस्सा मत बने। ये अदलिया के जजेस में साकिब निसार को ढूंढ रहा है, ये इस्टेब्लिशमेंट वो नंबर ढूंढ रहा है जो बंद हो गया। तो जस्टिस साकिब निसार के बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने खान साहब की बहुत मदद की, और अदलिया में बहुत से जज ऐसे हैं जिनका रुझान पीटीआई की तरफ था, जो खान साहब जिनके महबूब थे या लाडले थे या जिनके साथ जिनको इस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब के साथ लगा रखा था, ये कह लिया जाए, क्योंकि एक वक्त में इस्टेब्लिशमेंट तो खान साहब के साथ खड़ी थी ना, और इस्टेब्लिशमेंट ही लाई थी, और फिर इस्टेब्लिशमेंट उनको चला भी रही थी, 3-4 साल उन्होंने चलाया भी, और जब उन्होंने देखा कि ये तो कंपनी नहीं चलेगी तो वो खुद पीछे हट गए, तो कंपनी खुद ब खुद बंद हो गई। खान साहब ने कंपनी बंद होने का जिम्मेदार पहले अमेरिका को ठहराया, फिर उन्होंने यहाँ पे मामला इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दिया। उनका ख्याल था इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डालेंगे, तो जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट पीडीएम के दबाव की वजह से सियासत से ख़ुद को अलग कर चुकी है, तो मैं भी दबाव डालूंगा, मैं उससे लोग निकालूंगा तो इस्टेब्लिशमेंट मेरे हक में हो जाएगी, क्योंकि नहीं इमरान खान सबको वापस लेकर आओ, हम इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते। तो बुनियादी तौर पर वो ये गेम खेल रहे हैं जो उनकी पूरी नहीं हो रही, और उन्हें भी पता है वो बंदे नहीं निकाल सकते, और पंजाब से अगर बंदे नहीं निकलेंगे तो पाकिस्तान की सियासत में वो दोबारा कभी उस ओहदे पर नहीं पहुँच सकते जिस ओहदे पर वो रह चुके हैं। तो एक बात तो तय है कि इमरान खान साहब जो कुछ फ़ौज के बारे में कह चुके हैं, उनकी वापसी इतनी आसानी से नहीं होगी अनटिल अनलेस के लोग दूसरे आ जाएं और वो भूल जाए जो कुछ उन्होंने कहा है। ये भी नहीं कि खान साहब कुछ बातें करके खामोश हो गए हों, यानी अगर उनको ये वे आउट दे दिया गया, उनको रास्ता दे दिया कि वो इस्लामाबाद जा सकते हैं, लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, तो उन्होंने इसको भी अपने ऊपर एहसान नहीं समझा, बल्कि उन्होंने इसको भी अपना हक समझा और अब दोबारा अपने वो जितने वो बच्चे बचूंगड़े हैं, बच्चा पार्टी है, उसको लगाया फ़ौज के पीछे, जो उनसे सवाल पूछ रही है वो कौन था। तो ये तो अभी हौसला है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह के जो बैक ट्रैक रिकॉर्ड है एस्टेब्लिशमेंट का, किसी की इतनी ज़रूरत नहीं होती थी उनको इस तरह की बात करने की, और ना ही वो इतना कुछ बर्दाश्त करते थे। तो ये पहली मरतबा फ़ौज जितने तहम्मुल और बुर्दबारी से चीज़ों को देख रही है और बेयर कर रही है, बर्दाश्त कर रही है। जो जिनके बारे में कहा जाता है ये एक फ़ोन की मार है, फ़ौज का तो इतना दबदबा होता है। पिछले दौर हुकूमत में आप देख लेना, सिर्फ एक फ़ोन आता था पेशावर वाले बाबा का, तो पूरी अपोजिशन ढेर हो जाती थी। और अब भी अगर कोई इस तरह की करना चाहे, आज करना चाहे, तो कौन सी सियासी जमात है जो उनके आगे ठहर सकती? कोई भी नहीं, ना हुकूमत में शामिल जमातें, ना अपोजिशन में शामिल जमातें। लेकिन वो ख़ुद को उन्होंने जिस तरह बैक अपने आप को पीछे लेके गए हैं, उससे उनकी इज्जत बड़ी है। वो तहरीक इंसाफ और वो लोग जो कि खान साहब के फ़ैन फॉलोअर हैं, वो इस बात पे नाराज़ है कि फ़ौज ने हमें क्यों नहीं बचाया, हमें बचाना चाहिए था। खान साहब को इक़्तिदार से अगर कोई निकाल रहा था तो उसे रोकना चाहिए था, अगर नहीं रोका तो वो इसमें मुलव्वस है। उनका मौक़िफ़ ये है। और फिर इस तरह ये यानी इस इदारे को हिट करना, इदारे को टारगेट करना, ये इस तरह की पाकिस्तान की सियासत में जिसने भी ये किया उसकी सियासत ज़्यादा पायदार नहीं रही, वो नहीं चल सकती सियासत। तो ये नज़र आ रहा है कि वो बाकायदा पार्टी वैसे कहते हैं जी मैंने कौम को इंतशार से बचा लिया। इंतशार से नहीं बचाया, बल्कि आप कौम को तकसीम कर रहे हैं। जब किसी कौम का लीडर अपने मुखालफिन के बारे में इस तरह की ज़ुबानें इस्तेमाल करेगा और उससे नफ़रत का मैसेज देगा, तो फिर आम आदमी तो यानी वो तो हमसाए से हाथ नहीं मिला रहा। वो कह रहा जी तुम नून लीग की हो, तुम पीपल पार्टी की हो, तुम फलाना, इस हद तक उनको ये नहीं किया। तो सियासत अगर सिर्फ सियासत के तौर पे की जाए, और सियासत होती है। हाँ साहब, तब्दीली लाना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, वो भी जिस तरह इन्होंने किया पीडीएम वालों ने। अब हुकूमत तो सिर्फ 2 वोटों पर खड़ी है, तो खास पार्लियामेंट के अंदर आके उसी तरह आईनी तरीके से अदम एतबार लाकर हुकूमत को चेंज कर सकते हैं, या हुकूमत को प्रेशर में लाए और हुकूमत असम्बली तोड़ दे, यह आईनी तरीका है।
लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप सड़क पे निकले और उनसे कह जी कि इलेक्शन करा दें और घर चले जाएं, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं अटैक कर दूंगा, और मेरी तैयारी नहीं थी। तैयारी तो कभी खास सब की नहीं हुई। वो जब हुकूमत में आए थे तो उनकी तैयारी नहीं थी, वह जब वज़ीर-ए-आज़म बने उनकी तैयारी नहीं थी। तो तैयारी पे तो बहुत लंबी बहस हो सकती है, और लोग कर भी रहे हैं कि उनकी कभी तैयारी नहीं हुई। हर नाकामी की वजह ये बताते जी हमारी तैयारी नहीं थी, यानी जिस काम में उन्हें कामयाबी ना मिले उसमें तैयारी नहीं। तो ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, सीधी सीधी बात है कि आपकी तैयारी नहीं है तो आप नाकाम हो जाते हैं, और तैयारी करके जाते हैं। और तैयारी किस किस्म की वो चाहते थे, वो यानी वो क्या चाहते थे, इस्लामाबाद के अंदर सब कुछ हो जाता और लोग उन्हें कंधों पे उठा के वज़ीर-ए-आज़म हाउस ले जाते और उन्हें वहाँ कुर्सी पे बिठा देते। तो ये सब नहीं हो सका। तो आहिस्ता आहिस्ता वो गर्दाब में घुसते जा रहे हैं। यानी खान साहब अपने लिए अपनी सियासत में वापसी, अपने उस स्टेटस को वापस पाने के लिए जो कुछ जदोजहद कर रहे हैं उसका उन्हें नुकसान हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा। तो उनको अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के ऊपर, सियासी हिकमत अमली के ऊपर एक बार गौर करना चाहिए, ठंडे दिल से गौर करना चाहिए। पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, बड़े लोग उनको फॉलो करते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी हुकूमत आए, वो रहें, तो वेल एंड गुड। अगर वो लोग चाहते हैं वो उन्हें इलेक्शन में वोट भी दे देंगे, लेकिन उसके लिए खान साहब को फिर अपनी स्ट्रेटजी को रिविजिट करना चाहिए। इस तरह की हरकतें करके वो अपने आप को रियासत के साथ जिस तरह और हुकूमत के साथ उलझाकर, ख़ुद को मुकदमात में उलझाकर वो अपनी सियासत को ख़राब कर रहे हैं। या जिस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सब ज़मानतों पे, कल अगर खान साहब हुकूमत में आ गए तो वो ये भी सब ज़मानतों पे होंगे, क्योंकि केस इन पे भी हैं और उससे पहले हो सकता है गिरफ्तारियाँ भी हो जाएँ। तो जिन चीज़ों के ऊपर खान साहब इस वक्त सियासत कर रहे हैं, तो या तो उनके एडवाइज़र कमज़ोर हैं या वो उनकी अपनी तो पॉलिटिकल जो विजन है वो सिर्फ इतना है कि वो अपोजिशन को गालियाँ निकालते रहें और दूसरों को चोर चोर कहते रहे। और उन्होंने क्या के एक हद तक अवाम के अंदर तकसीम पैदा कर दी है। 3-4 साल उनके फॉलोअर्स ने सुना कि उनका लीडर जिसको चोर कह रहा है, तो अब वो ईमान ले आए हैं। अब वो किस तरह 360 डिग्री जाके कह के नहीं नहीं ये चोर नहीं है, वो तो माने बैठे हैं कि जनाब ये सारे ख़राब है और खान कल्ला ही सच्चा है। लेकिन उनका जो जवाल का सफ़र है वो अब भी जारी है, इस बात को उन्हें मान लेना चाहिए। अब भी वो पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हैं, वो खुद ना भी हो, उनकी जमात चली जाए तो वो बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं और सियासत के अंदर अपने आप को ज़िंदा रख सकते हैं। वरना जिस तरह उन्होंने, अब वो सुप्रीम कोर्ट मुश्किल में है, अगर सुप्रीम कोर्ट हाँ करती है तो सुप्रीम कोर्ट फंसेगी और अगर ना करती है तो ये उनको नहीं छोड़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह का उन्होंने एक सियासी मामला, यानी सियासी लड़ाई के अंदर आपने एक इदारे को डाल दिया है, दो बड़े इदारों को जिनकी क्रेडिबिलिटी दोनों को डाल रखा है। तो एक इदारा तो अपनी खुद को पीछे ले गया है, आप उनको बुरा भला कह रहे हैं, दूसरा इदारा भी अगर पीछे अपने आप को ले जाएगा तो आप उसे भी बुरा भला कहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के इम्तिहान में डाल दिया उन्होंने। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, बैन लगा देना चाहिए, लॉन्ग मार्च और धरनों पर इस्लामाबाद कोई ना जा सके। तो ये भी यानी कोई जमहूरी अमल नहीं है और इसकी मैं तो इसको नहीं सपोर्ट करता, ना करना चाहिए। जमहूरी हक़ है, लेकिन जमहूरी हक़ वो भी है, यानी आइनी हक़ ये होता है जो आइन आपको इजाज़त देता है। मुतालबात अगर जायज़ हों तो एहतजाज जायज़ बनता है, मुतालबात अगर नाजायज़ हों तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि पेशावर से आप काफ़िले लेके इस्लामाबाद आ जाओ कि जी खैबर पख्तूनख्वा को आज़ादी दे दो और इसको नया मुल्क बना दो, तो ये नाजायज़ मामला है, इसकी आइन इजाज़त नहीं देता। अब दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और हुकूमत ने पिछले दिनों 30 रुपये इजाफा कर दिया है। आज हुकूमत ने तोक़ो थी कि यानी 1 जून को फिर इजाफा किया जाएगा, जो बातें हो रही थी, लेकिन नहीं किया। दुबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 27 रुपये इजाफा हुआ है। तो दुनिया भर में कल ही ये ब्रेंट ऑयल की कीमत बढ़ी है और कई डॉलर बढ़ गई है, तो 4.25 दिरहम पर लीटर दुबई में बढ़ गया। तो मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो हमारे यहाँ जो बढ़ रही हैं वो बड़ा जस्टिफिकेशन है। हमारे यहाँ तो बढ़ रही है कि हमने IMF के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कर लिए कि हमें बढ़ानी पड़ रही है, क्योंकि पेट्रोल से अगर हम वो पैसा नहीं उठाएंगे, आवाम की जेबों से नहीं निकालेंगे तो IMF की रिकवरी नहीं होगी। तो ये मजबूरी में भी हमको खान साहब डाल के गया, IMF से मुआहदा खान साहब ने किया हुआ, जो टर्म एंड कंडीशन है वो मौजूदा हुकूमत को करनी पड़ रही है। तो लेकिन बिजली कीमत में इजाफा हो रहा है और अब इस पर भी शो हो रहा है कि बिजली कीमत 3 रुपये 95 पैसे पर यूनिट बढ़ाई जा रही है। वो क्यों बढ़ाई जा रही है?
वो हुकूमत, पिछली हुकूमत ने 1 जून तक बिजली कीमतों में इजाफा फ्रीज़ किया हुआ था, यानी कि उसको रोका हुआ था। हाँ, सबको पता था मेरी हुकूमत जा सकती है, तो उन्होंने वो जो अनपॉपुलर फैसले थे, यानी जिससे अवाम नाराज़ होते, महंगाई, सारा शोर तो यही था ना कि महंगाई के ख़िलाफ़ अपोजिशन मुतहर्रिक हुई। फिर उन्होंने लॉन्ग मार्च किए, फिर उन्होंने एक तहरीक एतमाद वो लेकर आए, वो सारे इकट्ठे हो गए। तो खान साहब ने उस वक्त महंगाई को ब्रेक लगाने की कोशिश की, पेट्रोल कीमतों को उन्होंने नहीं बढ़ाई, उनको फ्रीज़ कर दिया जून तक, 1 जून तक, और इसके बाद उन्होंने बिजली कीमतों को फ्रीज़ कर दिया। तो इसका हुकूमत को तो नुकसान, आवाम को तो फ़ायदा है, लेकिन हुकूमत को नुकसान हो रहा है। अब 1 जून से वो अनफ्रीज़ हो जाएंगी तो कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो अब जो कीमत बढ़ने जा रही है ये भी उसी मुआहदे के तहत बढ़ रही है, लेकिन जो इसके साथ तेल और गैस की, घी की कीमतें बढ़ रही हैं, वो इस पे गौर करने की ज़रूरत है कि वो क्यों बढ़ रही हैं। घी जो है वो, यानी उसकी कीमत में 100-150 रुपये इजाफा, ऑयल में 200 रुपये इजाफा, ये तो अनबेयरेबल है। और हुकूमत इस मामले में लगता है कि ज़्यादा कंट्रोल उन्हें नहीं है। इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि आम लोगों को गैर ज़रूरी महंगाई करने से रोका जाए। प्लस पॉइंट ये है कि शहबाज शरीफ साहब दौड़े लगा रहे हैं और वो तुर्की पहुंचे हुए हैं, वहाँ वो तुर्क सरमायाकारों से माफ़ी मांग रहे हैं। जब खान साहब इक़्तिदार में आए थे तो पाकिस्तान के अंदर कोई दर्जन भर तुर्क कंपनियां काम कर रही थी, इन्वेस्टमेंट की हुई थी। हर काम के अंदर तुर्क कंपनियों ने इवन सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट में, क्लीनिंग में और जगहों पे बहुत सी इन्वेस्टमेंट करके वो यहाँ पाकिस्तान में काम कर रही थी। हाँ साहब ने आकर नसाता, सारे लोग, सबको सरमायाकारों को नसा दिया, दौड़ जो ताड़ी ऐसी तैसी, नया थानेदार आ गया। तो ये उन्होंने किया था, थानेदारी दिखाई, लोग भाग गए। तो शहबाज शरीफ बाकायदा वहाँ पे लोगों से सॉरी कर रहे हैं। पाक तुर्क फोरम में अगर आप देखें शहबाज शरीफ का खिताब, तो कोई मैं नहीं है। वो अपनी ज़ात के लिए उन्होंने कोई बात नहीं की कि मैं अमेरिका को जानता हूँ, मैं तुर्की को सबसे ज़्यादा जानता हूँ, अनकरा का मुझे सबसे ज़्यादा पता है, उस्मानी खिलाफत को मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ। तो इस तरह के जो ड्रामेबाजी के दावे पिछली हुकूमत करती थी या खान साहब करते थे, वो शहबाज शरीफ नहीं कर रहे, बल्कि वो ग्राउंड रियलिटी पे उन्होंने बात की कि तुर्की के साथ हमारे ताल्लुकात हमेशा अच्छे थे, हैं और रहेंगे, लेकिन जो बीच में डिज़ास्टर हो गया जिससे तुर्क कंपनियों को वापस जाना पड़ा, नुकसान हुआ, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। 8 तुर्क कंपनियों के साथ उन्होंने जो उनके ग्रीवेंसेस थे, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो उनके साथ हुआ था, उसको उन्होंने पैचअप किया है। और तुर्की के साथ, यानी ये इस बात को समझे कि पाकिस्तान जो दुनिया भर में तन्हा हो गया है, उसके साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान अपने ताल्लुकात कैसे रिस्टोर कर। पाकिस्तान का दोस्त कौन है? सऊदी अरब जो पाकिस्तान को पैसे देता था, हमेशा जब भी मदद मांगी उन्होंने दे दी। वो भी कह रहे हैं कि जी IMF अगर आपको पैसे दे देगा तो हम दे देंगे। ये नौबत आ गई। तुर्की आपको मुँह नहीं लगा रहा, ईरान बिल्कुल आपके साथ कोई दोस्ती नहीं है। चीन वो भी कह रहा है जनाब IMF कर देगा तो हम भी कर देंगे। यानी ये लेम एक्सक्यूज़ है ना। इससे पहले कभी किसी ने नहीं कहा था कि IMF के साथ आपका मुआहदा हो जाएगा तो हम भी कर देंगे। तो ये पिछली हुकूमत की मेहरबानी है कि हर मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात आलमोस्ट जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। तो अब भागम भाग, अब सबसे पहले अगर मईशत ठीक करनी है, इन्वेस्टमेंट लानी है, महंगाई तभी कम होगी ना। तो उसके लिए वो दौड़े लगा रहे हैं। अब तुर्की गए हैं और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जाके यानी लोगों से माफ़िया मांग रहा है कि जो कुछ भी हुआ उसको आप भूल जाएं और दोबारा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो इसको वो जो खुददारी वाले और ख़ुद मुख्तारी वाले, वो कहते हैं ना पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला, हम अमेरिका से आज़ादी चाहते, ग़ुलामी नहीं चाहते, और 2 टके का काम नहीं है, पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करके चले गए। हज़ारों अरब का पे कर्जा चढ़ा दिया है। और बातें सुने उनकी, बिलावल भुट्टो वो भी बाहर है, उन पर भी तनकीद हो रही है जी वो गए थे बाहर, अमेरिका गए थे, उसके बाद वापसी नहीं हुई। वो भी मुल्कों जा रहे हैं, वो भी हर मुल्क का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पाकिस्तान दुनिया के अंदर तन्हा होकर रह गया है और तन्हाई के साथ आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो आपका ये रिपेयर करना है आपकी इकॉनमी और आपके जो दुनिया भर के साथ ताल्लुकात है, ताल्लुकात ठीक होंगे तो आपकी ट्रेड होगी ना। वो जो एक्सपोर्ट के आप दावे करते हैं वो कैसे ठीक होंगे? दुनिया आपकी प्रोडक्ट बाय करेगी। अब सऊदी अरब आपका सामान नहीं खरीदता, UAE नहीं खरीदता, जो आपके बड़े खैर ख्वाह हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे चीज़ों को मेकअप करने के लिए, ठीक करने के लिए इतनी ये मेहनत करनी पड़ती है और वो कर रहे हैं। और इस पर कोई किसी को वो नहीं होना चाहिए कि वो जी तुर्की चले गए, अखबारों में इश्तिहार दे रहे हैं फलाने, तो ये वो कीमत अदा कर रहे हैं जो आपने नुकसान पहुँचाया। तो ये हमें मंजूर है। इससे दुनिया के साथ ताल्लुकात ठीक करके आप अपने आप को, अपने मुल्क की इकॉनमी को ठीक कर सकते हैं।
कारोबार कहाँ करना लोगों ने, दुनिया के साथ करना ना, कि आपस में लेन देन करके तो कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नई डिटेल जारी कर दी हल्का बंदियों की, और इलेक्शन कमीशन तैयारी कर रहा है कि किसी वक्त भी इलेक्शन हो सकता है। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि टोटल उन्होंने हल्के डिफाइन कर दिए। पहले हल्के थे 342, अब उनमें से 6 हल्के कम कर दिए गए और नई तादाद है 336। और ये 6 हल्के उन्होंने जो फाटा के ज़िला थे उनमें से 12 को उन्होंने कम करके 6 किया। तो जनरल नशिस्तों की तादाद 266 है। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 14 से बढ़ाई गई है, वो 16 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 35 से बढ़कर 45 हो गई है, 10 सीटें बढ़ गई खास सब के हल्का यानी खैबर पख्तूनख्वा में। अगर खैबर पख्तूनख्वा से पहले 35 कौमी असम्बली की नशिस्तें थी, तो अब जो नई हल्का बंदी है उसके मुताबिक ये 45 होगी। पंजाब में हल्का बंदियाँ जो हुई हैं उनकी नशिस्तें कम हो गई हैं, 148 से 141 रह गई हैं। तो पंजाब में कम क्यों हुई है, ये कोई टेक्निकल रीज़न है, क्योंकि नई हल्का बंदियों जब की गई हैं तो उसमें कटिंग के बाद सिंध की अलबत्ता 61 नशिस्तें बरकरार हैं। और फेडरल गवर्नमेंट में पहले 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें होती थी, अब वो 3 हो गई हैं क्योंकि उसकी आबादी बढ़ गई है, फैल गई है। फाटा की जो 12 सीटें हैं वो पूरी की पूरी ख़त्म कर दी गई हैं, और ये अकोमोडेट हुई हैं खैबर पख्तूनख्वा में और बाकी के सूबों में। जो खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तें 35 से बढ़कर 45 हुई हैं, तो 10 सीटें वहाँ गई हैं। और इसके अलावा अक़लियती नशिस्तों की तादाद 10 है, वो पहले भी थी और अब भी है। तो अब मजमूई तौर पर 342 से कम होकर 336 नशिस्तें रह गई हैं। और सूबाई असम्बली की नशिस्तों की भी यानी आ गई है तादाद, और मुख्तलिफ सूबों के। तो एक लंबी खबर है, तो मैंने आपको मोटी मोटी खबर दे दी कि ये नई हल्का बंदियाँ हो रही हैं, क्योंकि किसी वक्त भी इलेक्शन हो सकते, तो इलेक्शन कमीशन को अपनी तैयारी करनी है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा।